नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आशुतोष। आज बात करेंगे काला दिवस पर। 26 जून को देश में आपातकाल की घोषणा की का 43वां साल हो चुका है। दरअसल साल 1975 की 25-26 जून की रात को ही देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। इस दिन देश के 26 बड़े छोटे संगठन को पूरी तरह से बैन कर दिया था। इन संगठनों में जनसंघ, जो कि आज आरएसएस के नाम से जाना जाता है, बीजेपी आज देश भर में आपातकाल विरोधी दिवस मना रही है। वहीं बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आपातकाल के वक्त हुए घटनाक्रम को प्रेस के सामने रखा। बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में आपातकाल के वक्त हुए घटनाक्रम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने रखा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर बीजेपी को बोलना ही था तो नोटबंदी पर बोलती। जब उनकी सरकार ने नोटबंदी कर देश में आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए थे, तो पूरी तरह से भले ही आपातकाल की 43वीं वर्षगांठ मना रही है बीजेपी, लेकिन दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने 43 साल पहले एक प्रजातंत्र पर आघात श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ था, उस कुत्सित प्रयास को नई पीढ़ी जाने, इस बात के लिए हम काला दिवस मना करके स्थान स्थान पर उनके किए गए जो कुत्सित प्रयास थे उसको उजागर कर रहे हैं। लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोग मीसा में बंदी थे, 78,000 से ज़्यादा लोग डिफेंस ऑफ इंडियन रूल पर में भर्ती थे। ये दोनों ही कानून ब्रिटिश राज में बने थे, जिसका प्रयोग कांग्रेस की सरकार ने अपने जनों पर आज़ाद भारत में किया और आज़ादी को रोकने का प्रयास किया। प्रेस पर सेंसरशिप लगी। 26 तारीख को सभी संपादकीय ब्लैंक गए थे और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड जैसा शांत प्रिय प्रदेश है, वहां से भी 200 लोगों को जेल में ठूसा गया था। ये सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में आज आए हैं ताकि लोगों को ध्यान में रहे कि जो कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र की दुहाई देती है उसका असली चेहरा क्या है। लोकतंत्र की हत्या तब होती है कि जब प्रधानमंत्री चिल्ला के कहता है 8 बजे के बाद ये रुपया नहीं होगा। ये लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री कह रहा है या डिक्टेटरशिप का प्रधानमंत्री कह रहा? तो लोकतंत्र की हत्या उस दिन हुई थी, बल्कि उस दिन नहीं हुई थी। आपने अगर जा कर के इमरजेंसी को देखेंगे, निश्चित तौर पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि आम आदमी को कोई परेशानी हो। आज 5 सूत्री कार्यक्रम थे, वृक्ष लगाना, शिक्षा देना, ये फैमिली प्लानिंग का, ये सारा 5 सूत्री कार्यक्रम देश की प्रगति कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामी छुपाने के लिए आज ये सब करना पड़ा। बीजेपी काला दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस उस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि नोटबंदी हो या जीएसटी हो, ऐसे फैसले लिए सरकार ने और भ्रष्ट नीतियां अपना रही है सरकार, और देश में एक दूसरी बार आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है कि देश में क्या हालात हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या और भी जितने तमाम मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे की रस्साकशी में सब लगे हुए हैं। किसी को मतलब नहीं कि आज
तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा जी। तो संजय शर्मा जी, क्या है पूरा ये मामला कि जो दोनों पार्टियां रस्साकशी कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस? आपका क्या कहना है इस बारे में? आशुतोष, इमरजेंसी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो दौर था जब भारत को लगने लगा कि वो उन्हें आजादी पा ली। उसके बीच हमें एक धक्का लगा 1975 में, जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगा के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन लिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म कर दिया। हमें याद है जब हम लोगों ने पत्रकारिता की तो हमारे बहुत सीनियर, जैसे मैंने खुद मेन स्ट्रीम में जब काम किया तो निखिल चक्रवर्ती हमें बताया करते थे कि वो एडिटोरियल को खाली छोड़ देते थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त करने के लिए। और बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे राजनीतिक लोग, ये सब इनको जेल में डाल दिया गया जी। काफी खराब हालात थे और एक तरह से एक निरंकुश शासन शुरू हो गया था। उसी दौर में जबरदस्ती नसबंदी का दौर चला। कुछ लोग इन बातों की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन आप अगर ये देखने की कोशिश करें कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सब कैसा था, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो हुआ। उसकी बाद में पार्टी को माफी भी मांगनी पड़ी इस बात के लिए कि हमने इमरजेंसी जैसी चीज को जो लगी। तो उसके बाद एक कानून में ऐसे सुधार आने लगे जो लगभग एक बात तो हम लोग ये मान सकते हैं खुशी की कि अब इमरजेंसी जैसी स्थिति उस रूप में नहीं आ सकती। लेकिन एक बात हमेशा सुनने को मिलती है आजकल कि अभी भी जो सत्ता है और कॉर्पोरेट है, वो सारे ऐसे प्रयास करते हैं कि लोगों के जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसर हो सकते हैं उनको जितना काटा जा सके काट। तो मेरा मानना है कि ये भी अप्रत्यक्ष इमरजेंसी है और जो सिविल सोसाइटी है उसको कोशिश करनी चाहिए। सर, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी आज काला दिवस मना रही है मथुरा जी, और कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि उन्होंने इमरजेंसी लगवाई और इस तरह के। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश के लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है जी। इस देश के जो केंद्रीय सत्ता है उसका भी दुर्भाग्य कहूंगा मैं जी। देखिए, जो लोग आज इतने सालों बाद काला दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, उनको शायद ये याद नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने और इमरजेंसी के हटने के 1 साल बाद पुनः सत्ता में वापस आई थी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। 1 साल बाद तो चिकमगलूर से बाई इलेक्शन जीत के आई थी 78 में, जिसमें चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में प्रस्ताव लाया था कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। लेकिन सन 80 में आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की थी और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की थी। तो हिंदुस्तान के जनमानस ने उसी समय इमरजेंसी जैसे प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाई होगी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगाई, लेकिन देश की जनता ने उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया था और पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी को उसी सम्मान के साथ, उससे बड़े सम्मान के साथ सत्ता सौंपी थी और सत्ता में वापसी की थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों बाद भी जो गांधी जी के हत्यारे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या गांधी जी की हत्या के दिन 31 जनवरी को भी क्या वो काला दिवस मनाएंगे? जोशी जी को रोकना चाहूंगा। आप देखिए, आप जब सारी डिबेट सुनते हैं आजकल, जब कोई बड़ा मुद्दा आता है तो जो सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात होती है वो बीजेपी का वो तर्क होता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी बात है वो कहते हैं कि देखो हमें इतना भारी समर्थन मिला। उस भारी समर्थन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कोई बात नैतिक है या नहीं, कानून सम्मत है या नहीं। तो मुझे लगता है कांग्रेस वाले साथी को समझना चाहिए कि इमरजेंसी सचमुच में हिंदुस्तान की इतिहास में सबसे बुरा दौर था और वो कभी वापस नहीं आना चाहिए। उनको इसको स्वीकार करके बीजेपी जो आज एनडीए सरकार है, जो जब लोगों के राइट्स को रोकने की कोशिश करती है तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए हमसे गलती हुई थी, आप उस रास्ते पे ना चलें। ये सर, संजय जी हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के स्टेट हेड गौरव गुप्ता जी जुड़ गए हैं। तो गौरव गुप्ता जी, क्या कहना है आपका काला दिवस के बारे में? मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई सवाल।
देखिए आशुतोष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को आज 43 साल बाद काला दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हर साल 25-26 जून की रात को यह आपातकाल लगाया गया था और हर साल बात निकल कर आ रही है। आशुतोष, यहाँ पर हमें समझना होगा, हम वापस 21 जून को चलते हैं जब नरेंद्र मोदी देवभूमि में आए और योग के बहाने वो ऑल वेदर रोड की बात कर गए और साथ साथ केदारनाथ की बात कर गए। ठीक 3 दिन बाद 24 जून को अमित शाह आए और उन्होंने अनुसूचित मोर्चा, सोशल मीडिया, यानी आप ये मान लीजिए आशुतोष की बीजेपी पूरी तरीके से 2019 के रण में उतर गई है। रणनीति के तहत वो चाहे 3-3 साल से जहां सरकार चल रही है उनसे समर्थन वापस ले लेती है, योग पर ध्यान केंद्रित कर देती है, अपने संगठन की में धार देना शुरू कर देती है। आज जेपी नड्डा सिर्फ देहरादून काला दिवस के लिए प्रयास करने भाजपा कार्यालय पहुंचे। और दूसरी तरफ अगर 2019 की तैयारी में देखें तो कांग्रेस या तमाम दूसरे लोग महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से प्लानिंग पर प्लानिंग का पार्ट चल रहा है। आज पूरे प्रदेश में मैं आपको बता दूं, मुझे भी उत्तराखंड में मैं करीब पिछले 2-1.5 दशक से मैं देख रहा हूं कि काला दिवस इस तरह से आपातकाल का बीजेपी ने नहीं बनाया था। आज हर जिला मुख्यालय पर लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो लोग आपातकाल में जेल गए थे। यानी इसको भी एक तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर लाने की कोशिश की है। चुनावी एजेंडा है पूरी तरह से। अमित शाह आते हैं, धार दे जाते हैं, मोदी नई दिशा दे जाते हैं और अब बीजेपी 2019 में महागठबंधन के सामने तमाम चीजों को लेकर चलने की कोशिश कर रही है। जी, मथुरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा जोशी जी। सर, ये चुनावी एजेंडा है बीजेपी का, हमारे स्टेट हेड कह रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, वो देश में इन्होंने 4 साल में कोई काम नहीं किया, विकास ठप कर दिया, जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाए। अब ध्यान भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की नीति कर रहे हैं। मैंने पहले कहा, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सन 80 में अगर जनता को इमरजेंसी बुरी थी, मैं मानता हूं लोकतंत्र में कुछ काम ऐसे होते हैं क्योंकि ये लोग, हिंदुस्तान का लोकतंत्र एक अलग तरीके का लोकतंत्र है, वहां पर आप नहीं लगा सकते इमरजेंसी जैसी चीजें, आपको नहीं लगानी चाहिए, मैं इस बात को भी स्वीकार करती। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है और जनता की अदालत में फैसला होता है। देखिए 77 में ठीक है इमरजेंसी लगी, जनता को बुरा लगा, जनता ने दूसरे लोगों को सत्ता सौंपी, लेकिन जनता ने तय किया कि ये लोग सत्ता नहीं चला सकते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की सत्ता चला सकती है, कांग्रेस पार्टी इस देश की सत्ता चला सकती है। तो 80 में पुनः वापसी की। आज आप देख रहे हैं, मैं जो बात कहने जा रहा था, जरा मेरी बात को गौर से सुनिए। इस देश में सबसे बड़ा काला दिन तो उस दिन है जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग महात्मा गांधी की हत्या के दिन 31 जनवरी को भी क्या काला दिवस मनाएंगे? 30 जनवरी को ये क्या ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? आज शायद को 45 साल बाद याद आ रही है कि इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, लोकतंत्र में ही हत्या हुई और उन लोगों ने हत्या की जो उनके अंगरक्षक थे। देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना है। आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? आप देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। आप देखिए सारे मीडिया घरानों पर सारी सेंसरशिप चल रही है। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। गौरी लंकेश जैसों की हत्या हो रही है। आप कई घटनाएं ऐसी हैं इस देश में। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। आप पुरानी बातों को, अगर देश को नई दिशा देना चाहते हैं, देश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं, आप सर प्रेस तक पर रोक लगा दी गई थी उस समय जब ये इमरजेंसी लगी थी। सर प्रेस पे भी रोक लगा दी थी पूरी तरह से, नसबंदी। नहीं निश्चित रूप से, लेकिन आप तो अघोषित है ना प्रेस में। आप कुछ कह ही नहीं सकते। बताइए कितने मीडिया आप बताइए। आप नोटबंदी हुई, 165 लोग 170 लोग मर गए नोटबंदी में। अब कहाँ गया काला धन? क्यों नहीं लाई फिर काला धन? अगर इतने बड़े ईमानदार लोग थे तो काला धन लाते ना। इन्होंने कहा था पाकिस्तान को आंख दिखाने की जरूरत है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। और जो रोज सीमा में एक न एक नौजवान, आप देखिए उत्तराखंड में क्या हालत हो रहा। कोई दिन ऐसा जाता है जब किसी नौजवान का शव घर न आ रहा हो, उसकी हत्या न हो रही हो, वो शहादत नहीं हो रही हो, हताहत नहीं हो रहा हो। क्यों नहीं 10 सिर काट के लाइए? कहाँ? देखिए इतनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करके, देखिए लोकतंत्र है, हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के आवाम। संजय शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। निर्णय वो करेगी। संजय शर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। जोशी जी, मैं फिर से आपसे वही बात कहूंगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी
के बाद जीत के आए। आप इमरजेंसी से पहले का दौर याद करें, जब मिसेस गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के लिए उनको पद मुक्त कर दिया था। आपकी बात देखिए, माफ कीजिएगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा। समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। मैंने एक बात आपको की बहुत स्पष्ट रूप से कही, आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं? लोकतंत्र है ना? हम तो प्रेस तो जिंदा ही नहीं रह सकती अगर लोकतंत्र ना हो तो। हाँ, तो बस फिर अब तो देश की जनता को अधिकार करने का, हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? वो तो देश की जनता ने निर्णय किया, हमने और आपने निर्णय नहीं किया। स्वीकार करना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती हुई थी वो, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी आप में एक मॉरल ताकत आएगी कि आज जो सरकार लोगों को कुचलने की कोशिश करती है, आप उसका विरोध कर पाएंगे। शर्मा जी, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, मुझे लगता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी बात आपने पूरी नहीं सुनी। मैंने अपनी डिबेट का शुरुआत ही यहाँ से किया था कि लोकतंत्र में इस ऐसी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक हूँ, नहीं लगनी चाहिए थी। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये भी मैं समर्थक हूँ। आज तो जीते जी अघोषित आपातकाल लगा है इस देश में। आप क्या कर पा रहे हैं बताइए? आप क्या हो रहा है? आप कर सकते हैं कुछ? गौरी लंकेश की हत्या होगी, आप उसमें कुछ नहीं बोलेंगे? आप कितने लोग कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। नोटबंदी में 165-70 लोग मर गए। क्या आपातकाल से भी बुरी हालत नहीं है देश की आज? आपातकाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोकतंत्र में जिंदा रहने वाले लोग हैं। भारत के संविधान में विश्वास करके हम जीते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर गलत था निर्णय तो इस देश की जनता को निर्णय करना था, हम चंद लोग उसमें निर्णय नहीं कर सकते। तो देश की जनता ने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्णय हो सकता है गलत हुआ, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ही इस देश को चला सकती है। तो उन्हें सत्ता सौंपी इस देश की महान जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में। आप ये सब आपके सामने है, कोई मैं उसमें खुली किताब है, मैं उसमें कोई व्यक्तिगत उस पर आधार पर नहीं कह रहा हूँ कोई बात है। मैं भी इतिहास को देखकर ही कह रहा हूँ और इतिहास को पढ़कर कह रहा हूँ, संविधान को पढ़कर ये बातें कह रहा हूँ। लेकिन आज जो स्थिति है इस देश की, जो हो रहा है इस देश में, क्या वो अच्छा हो रहा है? क्या वो इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए अच्छा है? आज लोकतांत्रिक चार जज सुप्रीम कोर्ट के बैठकर सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या वो गलत नहीं हो रहा है? कहाँ हम इस देश को ले जा रहे हैं? आप 45 साल वाला इमरजेंसी की क्या याद दिलाना चाह रहे हो? लोग कब मैच्योर्ड हुए, उस समय का आज जो उस समय पैदा हुआ व्यक्ति आज वोटर है, उसने देखा भी नहीं। हमें याद नहीं ढंग से इमरजेंसी का दौर। हमारी उम्र भी 57 साल हो गई, हमको उतना याद नहीं, क्योंकि हम तो 80 में वोटर भी नहीं थे, 84 में वोटर बने, हम तो 82-83 में वोटर बने। तब तो 25 उन लोगों को याद है जिनके लोग जेल गए थे, उन लोगों को याद है जिनके जेल गए थे। आपको जेल जाने का मौका नहीं मिला था? नहीं, हम जेल भी गए थे महाराज, हम भी जेल गए, हमारे खानदान के लोग जेल गए। मैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का व्यक्ति हूँ। हमारे तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शहीद हुए थे हमारे परिवार के लोग। तो पंडित दुर्गादत्त जोशी का नाम बता दूं, कृष्णानंद उप्रेती बता दूं, आप कहें मैं कितने नाम आपको गिनवा दूं जिनके परिवार से हम लोग हैं, जिनका खून हमारी रगों में भी दौड़ रहा है। हमने तो, हमारा तो देश की आज सीमा में मेरे ही परिवार के 7 आदमी शहीद हो गए। मेजर जमुनादत्त जोशी, मेजर दुर्गादत्त जोशी वीर चक्र विजेता हैं मेरे परिवार के। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। आप मेरी उन भावनाओं को मत कुरीदिए, और मेरा तो निवेदन है कि ऐसी बात मत करिए कि मुझको बहुत लंबा जाना पड़े, लंबी बात करनी पड़े। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि क्या, हम तो सोचना पड़ेगा। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आज इस देश की शासन प्रणाली खतरे में है, इस देश की न्यायपालिका खतरे में है। गौरव गुप्ता जी से कुछ पूछना करना चाहूंगा। गौरव जी, आप मेरे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। गौरव जी, मैं ये जो आज का प्रोग्राम हुआ, इसने क्या आप कभी कोई बीजेपी के लोग या कोई एनजीओ ने प्रश्न उठाया कि आप काला दिवस की बात करते हैं, लेकिन आप इस बात का एहसास दीजिए कि आप सारी नियम ताक पे रख के, सारी जो व्यवस्था है उनको ताक पे रख के आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कैसे करते हैं? आप देखिए कि केंद्र में एक बीच में जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की इस तरह की कोशिश की गई, इस तरह के प्रयास हुए
कि कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके। क्या ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है? इस बारे में कोई चर्चा, कोई प्रश्न नहीं करता बीजेपी के लोगों से। देखिए, आज संजय जी मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा की प्रेस हुई और सिलसिलेवार तरीके से उन पर सवाल किए गए कि आप सत्ता में बैठे हैं, आप 43 साल पहले जाकर आपातकाल पर काला दिवस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पक्ष की तो भूमिका निभा ही रहे हैं, विपक्ष का भी काम आप ये कर रहे हैं। और ये देखना होगा यहाँ से संजय जी कि कांग्रेस खुद को बैकफुट पर ले जा चुकी है। जिन चीजों में आज उसे काला दिवस मनाने के मौके सत्ता में बैठी पार्टियां नहीं खोजती हैं, ये विपक्ष में बैठे लोग, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, दूसरे तमाम विषय हो, उन पर बात की जाती है। और मैंने संजय जी आपको जैसे शुरू में बताया कि सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीतिक पहल कर दी है संग्राम 2019 की। वो कभी योग के बहाने विश्व फलक पर जाते हैं तो ठीक 3 दिन बाद अमित शाह आकर संगठन में मजबूती देते हैं, और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही घर में जाकर 43 साल पुरानी याद उनको दोबारा से दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो पक्ष भी बीजेपी ही खोज रही है। तो ऐसे में विपक्ष क्या कमजोर हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। जी सर, आप सभी गेस्ट का शुक्रिया, और उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।